अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ और इंतखाबात का मुतालबा लेकर एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है। टेक्नोक्रेट सेटअप की अफवाहों को मुस्तरद कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार कर रही है कि पाकिस्तानी अवाम को लेबॉर्ट्री के चूहे ना समझा जाए। अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत आई तो सारा इल्जाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। इसके साथ ही तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से इस्तीफों की मंजूरी के लिए इनफरादी तौर पर स्पीकर के पास जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। आज लाहौर में पार्टी इजलास के बाद फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ के इन फैसलों का ऐलान किया। महंगाई और जो इकोनॉमी का जो हशर नशर हो गया है, इन तमाम मामलात के ऊपर कल से तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रही है। 3 हफ्तों के बाद इमरान खान इंशाअल्लाह इस तहरीक को ज्वाइन करेंगे। हम दोबारा सड़क के ऊपर होंगे जब तक ये हुकूमत नहीं जाती। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जो है वो दोबारा जारी होगा। जो भी क्वार्टर्स टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का ख्वाब देख रहे हैं, हम बता दें कि ये पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं होगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ कि फिर सारा जो कसूर है वो आपका निकलेगा और आपके ऊपर उसका ब्लेम आएगा। लेबॉर्ट्री का चूहा ना समझा जाए पाकिस्तान के अवाम को, जिसके ऊपर रोज नया तजर्बा करना जरूरी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे। टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से बात करते हुए कहा है कि हमें हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी, जबकि वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू तो हो सकती है, हुकूमत की तजवीज़ नहीं हो सकती। ये जो प्रपोजल है लॉन्ग टर्म इंटरिम गवर्नमेंट, ये प्रपोजल आपके साथ फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदों ने डिस्कस की या किसी और ने? हुकूमत ने। ये मतलब एक इनफॉर्मल डिस्कशन थी और उन्होंने कहा कि ये प्रपोजल भी हो सकती है, तो हमने कहा नहीं, ये प्रपोजल हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। असद कैसर साहब के साथ आप ही के कोलीग्स जो हैं वो बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने उनके साथ ये डिस्कशन किया है कि एक लॉन्ग टर्म इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो एक इंतहाई गैर रस्मी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ही कोई ऐसा सीरियस ये न सिर्फ गैर रस्मी गुफ्तगू है बल्कि इंतहाई गैर आईनी गुफ्तगू हो कह सकते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान आज तक अवाम के सामने ये बयानियाँ रखते आए हैं कि उन्हें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया है, इसलिए उनसे बेहतर और ईमानदार लीडर कोई नहीं है। इसी बयानिए के साथ उन्होंने 2018 का इलेक्शन लड़ा और आज तक यही बयानियाँ चला रहे हैं। मगर अब ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान को सादिक अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया वो भी मुबैना तौर पर जालसाजी और गैर कानूनी तरीके से दिया गया, ताकत का इस्तेमाल करके दिया गया, सियासी इंजीनियरिंग करके दिया गया। और यह फैसला लिखने के लिए भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से 2 वकील भी दिए गए। ये पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग से मुताल्लिक एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, जिसमें मुबैना तौर पर मुल्क के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक डीजीसी जनरल फैज हमीद और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार मुलविस थे। इस हवाले से रवा हफ्ते कुछ ऐसी तफसीलात सामने आई हैं जिससे पाकिस्तान के सुप्रीम इदारों में होने वाली सियासी इंजीनियरिंग का भयानक अमल बेनकाब होकर रह गया है कि कैसे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इमरान खान को एनआरओ दिलवाया और कैसे इमरान खान ने हुकूमत में आकर पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की कोशिश की, यानी एनआरओ देने की कोशिश की। इस हवाले से सबसे पहले सहाफ़ी अंसार अब्बासी तफसीलात सामने लेकर आए। उन्होंने 27 दिसंबर को यह खबर शाया की कि पीपल्स पार्टी ने 2021 में पीडीएम को क्यों छोड़ा। इस हवाले से उन्होंने ज़राए से दावा किया कि इमरान खान अपनी हुकूमत के दौरान पीडीएम के मजबूत होने पर परेशान थे और बातचीत के दौरान इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें तजवीज़ दी गई कि पीडीएम उसी वक्त ही कमज़ोर हो सकती है जब आप आसिफ जरदारी को रियायत दें। और फिर इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को पीडीएम को तोड़ने के लिए आसिफ जरदारी को रियायत देने की इजाज़त भी दे दी और फिर पीपल्स पार्टी और पीडीएम के रास्ते जुदा हो गए। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने इस खबर की तरदीद कर दी, जिसके बाद कल अंसार अब्बासी की एक और खबर शाया हुई जिसमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अहमद खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए के जरिए दावा किया गया कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सादिक अमीन डिक्लेयर करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी मदद की और चीफ जस्टिस साकिब निसार के जरिए यह काम करवाया गया। साकिब निसार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस खबर की भी तरदीद कर दी, मगर एक और सहाफ़ी ने जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद इन दोनों खबरों की तस्दीक कर दी है। सहाफ़ी जावेद चौधरी ने 22 दिसंबर को साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात की और इस मुलाकात से मुताल्लिक 27 दिसंबर को उन्होंने कॉलम लिखा और आज उन्होंने एक और कॉलम लिखकर अंसार अब्बासी की खबरों की तस्दीक कर दी है और मज़ीद तफसीलात भी लिखी हैं। जावेद चौधरी के आज शाया होने वाले कॉलम के मुताबिक जनरल बाजवा ने 2 दफ़ा एनआरओ दिया था। पहला एनआरओ 2017 में इमरान खान को दिया गया और दूसरा इमरान खान के हुक्म पर 2021 में आसिफ अली जरदारी को दिया गया था।
कॉलम के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पिटीशंस दायर की। हनीफ अब्बासी का दावा था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड और बनी गाला की 300 केनाल इरादी की मनी ट्रेल छुपाई है, जबकि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन ने भी ऑफशोर कंपनियां बैरून मुल्क मालिक असासे और 18,500 एकड़ इरादी छुपाई और ये स्टॉक एक्सचेंज में इनसाइडर ट्रेडिंग भी करते रहे। लिहाजा ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं है, इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। कॉलम के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद मेजर जनरल और ISI में DGC थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया। समाज शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राब्ता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए। इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान की मदद की हिदायत कर दी। जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना नुमाइंदा बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवाया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तिदाई बातचीत हुई और इसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई, मगर साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन को बैक वक्त सादिक को अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। कॉलम के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस को 2 वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। 3:20 पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से ताहयात नाअहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए और फिर इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को जरूर बचाना है, मैं इसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। और फिर फैज हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया। लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देख लेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए और ये इमरान खान की तरफ से उनके लिए पहला धचका था। इस्टेब्लिशमेंट ने जहांगीर तरीन को टटोला तो पता चला कि बुशरा बीबी के साबिक खावर फरीद मानिका का एक भाई तरीन साहब का पुराना दोस्त है। उसने उन्हें बताया है कि आपके घर जादू टोना पहुंच चुका है, आप अब बर्बाद हो जाएंगे। तरीन साहब ने यह बात ओन चौधरी को बता दी और ओन चौधरी ने यह बात इमरान खान को बता दी और यूं जहांगीर तरीन का पत्ता कट गया। तरीन साहब उस वक्त तक बुशरा बीबी से नहीं मिले थे। उनकी खातून अव्वल से पहली मुलाकात 18 अगस्त 2018 को ऐवान सदर में वज़ीर आज़म इमरान खान की हल्फबर्दारी की तकरीब में हुई थी। बुशरा बीबी ने उस दिन सफ़ेद अबाया और सफ़ेद नकाब पहन रखा था और वो पहली कतार में जनरल बाजवा की बेगम के साथ बैठी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान हल्फ के बाद फौरी तौर पर स्टेज से उतरकर अपनी बेगम के पास आए और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उसके बाद बुशरा बीबी जहांगीर तरीन के पास गई और उनसे कहा कि मैं आज सफ़ेद लिबास इसलिए पहन कर आई हूँ ताकि आपका ये शक दूर कर सकूँ कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। ये सुनकर जहांगीर तरीन को महसूस हुआ कि मैं आज से इमरान खान से फारिग हो चुका हूँ और फिर यह खदशा दुरुस्त साबित हुआ। आने वाले दिनों में वाकई ओन चौधरी और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के दौर में जब भी जहांगीर तरीन को रिलीफ देने की कोशिश की, खान साहब ने इनकार कर दिया। जावेद चौधरी के कॉलम के मुताबिक मैंने इन वाकयात की तस्दीक के लिए 25 दिसंबर को जहांगीर तरीन से राब्ता किया तो तरीन साहब ने इन तमाम वाकयात की तस्दीक कर दी। ताहम उन्होंने तारीखें और फैसला लिखने और जस्टिस साकिब निसार से मिलने वाले बुकला के नामों की तस्दीक से मुआदरत कर ली। कॉलम के मुताबिक जनरल बाजवा का दूसरा एनआरओ आसिफ अली जरदारी और उनके मुकदमात की कराची मुंतकली था। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ सितंबर 2020 में PDM बनी। इमरान खान उससे खाइफ थे और PDM को कमजोर करना चाहते थे और फिर वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद भी इस मीटिंग में शामिल थे। इमरान खान ने मीटिंग में कहा कि PDM चोरों का टोला है, आप इसे तोड़ क्यों नहीं देते। जनरल फैज हमीद ने कहा कि इसका एक ही हल है कि हम आसिफ अली जरदारी के केसेस कराची शिफ्ट कर दें। इनके केसेस अगर इस्लामाबाद से कराची चले जाएंगे तो PDM खत्म हो जाएगी। इमरान खान ने फौरन कहा कि आप ये मुकदमे कराची शिफ्ट कर दें और यूं आसिफ अली जरदारी को भी एनआरओ मिल गया और इसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 अप्रैल 2021 को PDM से अलग हो गई। ये वो मुबैना दास्तान थी कि कैसे इमरान खान के हक में फौजी क़यादत गैर आइनी इक़दामात करती रही और कैसे उन्हें नाअहली से बचाने के लिए साबिक चीफ जस्टिस के साथ मिलकर उनके हक में फैसले दिलवाए गए। मगर जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए अदालतों पर दबाव नहीं डाला, बल्कि तफसीलात भी आती रही हैं कि नवाज शरीफ को नाअहल करने के लिए भी अदालतें इस्तेमाल हुई और तहरीक इंसाफ इसका एतराफ़ भी करती रही है। 2016 में जब इमरान खान नवाज शरीफ की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़कों पर थे और पनामा पेपर्स का मामला जोरों शोर से जारी था तो खुद सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज आसिफ सईद खोसा ने उनसे कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, हमारे पास दरख्वास्त लेकर आएँ। और फिर ये मामला अदालत चला गया और नवाज शरीफ नाअहल हो गए। इस बात का एतराफ़ हाल ही में खुद असद उमर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले इमरान खान भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिस वक्त 2017 के अंदर
जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया, मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ नाअहल हुए तो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को उनकी एक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया और बाद में नून लीग उनकी एक वीडियो सामने लेकर आई जिसमें वो खुद ही इंकिशाफ कर रहे थे कि कैसे उन पर दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। सिर्फ यही नहीं, जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले सामने आए और मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज होना था तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अवामी सतह पर दावा किया कि इदारे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें और बाद में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी ले लिया कि वो उनके पास ये ऑफ़र लेकर आए थे कि नवाज शरीफ की सज़ाएं बरकरार रखनी हैं, मगर जो किरदार इन कामों में मुलव्विस थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को ओहदे से हटा दिया गया, जज अरशद मलिक इंतकाल कर गए, नवाज शरीफ आज भी ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन आज भी ताहयात नाअहल हैं, मुल्क का नाकाबिल तलाफ़ी मुआशी और सियासी नुकसान हो चुका है। लेकिन आज साकिब निसार एक अच्छी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आसिफ सईद खोसा भी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जनरल बाजवा भी रिटायर होकर एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फैज़ हमीद ने भी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मुल्क तबाह हाल है। यानी जो किरदार मुबैना तौर पर मुलविस थे या मुलविस होने का एतराफ़ कर रहे हैं उनमें से किसी का एहतसाब नहीं किया जा रहा है। हमने बुशरा बीबी और इमरान खान से मुतालिक इल्ज़ामात पर इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में आने की दावत दी ताकि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का मौक़िफ़ सामने आ सके, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साबिक DGI फैज़ हमीद को दावत दी मगर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। जहांगीर तरीन को दावत दी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। और चौधरी को दावत दी और उन्होंने मसरूफियात की वजह से प्रोग्राम में शिरकत से मदद कर ली, लेकिन चीफ जस्टिस साकिब निसार को प्रोग्राम में आने की दावत दी तो उनका जवाब आया कि मैं बैरून मुल्क हूँ। ये सब बकवास और गैर अखलाकी मुहिम है। मुल्क का ये हाल हो गया है और अब मुल्क में टेक्नोक्रेट सेटअप की फिर बातें हो रही हैं। हुकूमत इनकार कर रही है मगर तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है, साथ ही कह रही है कि हुकूमत की तरफ से भी ये बात की गई है। क्या वाकई कोई सच्चाई है? सीनियर साथी तज़ाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, हुकूमत इनकार कर रही है कि नहीं जी कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं आ रहा है, मगर तहरीक इंसाफ बाकायदे तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत की तरफ से भी बात की गई है। आज तो कह दिया कि जी कोई हम लेबॉर्ट्री के चूहे नहीं हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि आप जो करेंगे वो हो जाएगा, आवाम की मर्जी चलेगी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत है या कुछ ना कुछ होने जा रहा है ऐसा? देखिए, पाकिस्तान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गुफ्तगू हो रही होती है, लोग तजवीज़ें पेश कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, शेख चिल्ली की तरह मंसूबे बना रहे होते हैं, लेकिन इनमें कोई संजीदगी तलाश करना बहुत मुश्किल होता है बाद औक़ात। और ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत है, ये भी कुछ संजीदा बात नज़र नहीं आती, क्योंकि दस्तूर के दायरे से बाहर कदम रखना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होगा, ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए और ना सियासी जमातों के लिए। तो मेरा ख्याल ये एक शोशा है जिस पर बहस तमीज़ हो गई और होती रहेगी, लेकिन ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत वजूद में उस वक्त आएगी जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और अबूरी हुकूमत कायम हो। तो उस वक्त हो सकता है कि जो अबूरी वज़ीर आज़म हो वो कोई टेक्नोक्रेट्स शामिल कर ले अपनी काबीना में और इस तरीक़े से ये बेल जो है मंडे चढ़ सके। उससे पहले तो कोई इम्कान नज़र नहीं आता दूर दूर तक। मगर फिर शामी साहब, क्योंकि ज़ाहिर ऐसा अब नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब अब जो मौजूदा क़यादत आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट पर उन्होंने अपनी तोपों का रुख कर लिया है, तनकीद शुरू कर दी है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं दबाव फिर काम कर रहा है, खान साहब को मिल जाए किसी भी तरीके से इलेक्शन जल्दी, इसकी कोई गुंजाइश हो सकती है? देखिए, अभी तक तो ऐसा कोई इशारा नहीं मिला और खान साहब ने ख़ुद भी कहा है कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आते। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो वो अपने मर्ज़ी के मुताबिक हासिल नहीं कर सकेंगे, वो तारीख़ तो उनको नहीं मिल सकेगी। अच्छा, फिर अगले इलेक्शन तक का जो रास्ता है, अगर इमरान खान साहब को वक्त पर नहीं मिलते, वो इस अंदेशे का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया जाए, जेल में डाला जाए। आपको लगता है कि पंजाब हुकूमत अगर नहीं रहती और अगले इलेक्शन भी उन्हें नहीं मिलता वक्त पर, तो एक मुश्किल 7-8 महीने होंगे खान साहब के लिए? हाँ, वो अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अगर वो अपनी हिकमत अमली को दोबारा गौर नहीं करेंगे, उस पर नज़रसानी नहीं करेंगे और सिस्टम के अंदर अपना किरदार जो है उसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे और उससे मकासद हासिल नहीं करेंगे, उनका मुफाद इसमें है कि वो किसी न किसी तौर इंतखाबात तक पहुँचें और इंतखाबात से पहले किसी भी उलझाव से गुरेज करें। अब अगर वो ये फ़ैसला कर लेते हैं तो फिर तो उनके लिए एक
स्मूथ सेलिंग होगी। अदरवाइज़ तो फिर मुश्किलात हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। को मुकदमात भी तैयार हो रहे हैं, फाइलें भी गर्दिश कर रही हैं, अफवाहें भी फैल रही हैं, अंदेशे भी हैं और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी सियासत में आप कोई लंबी पेशीन गोई नहीं कर सकते। मगर शामी साहब, इस जो तर्ज अमल है, ये जो तर्ज अमल है, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत से तो कोई खास डिलीवरी हो नहीं रही है। इमरान खान साहब अगर अगले इलेक्शन तक इंतजार भी कर लें तब भी कोई हुकूमत पॉपुलर होती नहीं नजर आती है। मगर ये जो तर्ज अमल है, जो उनकी हिकमत अमली है कि उन्हें फौरी इलेक्शन चाहिए, उसके पीछे वजह भी तो यही है कि अगर टाइम निकल गया तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा, मेरे खिलाफ केसेस के फैसले आ जाएंगे। तो ये कैसे फैसला करें वो कि अगर इंतजार करूंगा तो फैसले नहीं आ रहे होंगे मेरे खिलाफ, क्योंकि उनकी असेसमेंट तो यही है। देखिए, पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो कोई इतना तेज़ रफ्तार नहीं है कि उसमें झटापट फैसले हो जाएं। उसमें एक अदालत से बात चलती है, फिर दूसरे तक पहुंचती है। खान साहब अगरचे दबाव में हैं और कोई फ़ैसले आ भी सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि कोई फैसला कुन वो हासिल कर लेंगे, यानी कोई नतीजा। अभी आपने देखा कि जो गुज़श्ता बातें हैं वो किस तरह मंजर आम पर आ रही हैं। अभी तो जावेद चौधरी साहब ने यह कहा है कि जनाब जो फ़ैसला था साकिब निसार साहब का इमरान खान साहब की अहलियत के हवाले से और बनी गाला के हवाले से, उनकी अमानत और सदाकत के हवाले से, तो वो लिखा ही 2 वकीलों ने था और लिखा लिखाया फ़ैसला फराहम कर दिया गया था। ज़ाहिर है साकिब निसार साहब इसकी तरदीद करते हैं, लेकिन एक बात तो अब आई है ना सामने, तो उस पर डिस्कशन भी हो रही है। तो मेरा ख्याल बहुत सी चीज़ें जो पसपर्दा होती रही हैं, अब वक्त आ गया है कि उनका भी जायज़ा ले लिया जाए और आइंदा जो है वो गुरेज किया जाए। कोई ज़ेर ज़मीन मामलात ऐसे ना हों कि जब बरसर ज़मीन आए तो ज़मीन हिलने लग पड़े। ये बात जो है हमें मादी से अब सबक सीखना है और सबक सीख कर आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ कराची की जो सियासत है उसमें एक बड़ी हलचल आने वाली है। खुद अल्ताफ़ हुसैन के रिटर्न की बातें हो रही हैं और ये बात कर रही है खुद तहरीक इंसाफ। क्या हो रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कराची का गवर्नर हाउस अहम सियासी मुलाकातों का मरकज बना हुआ है। MQM के मुख्तलिफ धड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर दोबारा मुत्तहिद करने की खबरें आ रही हैं और अगले चंद दिनों में एक बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मगर तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है कि MQM के तमाम धड़ों को अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में मुत्तहिद करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट किरदार अदा कर रही है। तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रही है और जो शख्सियत इस नए सियासी मंजरनामे में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और सहूलतकारी कर रहे हैं, वो हाल ही में ओहदा संभालने वाले नए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हैं, जो खुद हर स्टेक होल्डर से मुलाकातें कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और MQM बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार ने गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से अलग अलग मुलाकातें की, जिसके बाद कल रात एक और बड़ी पेशरफ देखने में आई और कल रात गए MQM की राब्ता कमेटी के अरकान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे, जिसके बाद वहीं पर MQM की राब्ता कमेटी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में आम इजलास हुआ और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में मुस्तफ़ा कमाल की जमात पाक सरजमीन पार्टी और खुद फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी पर तफसीली बातचीत की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार से होने वाली अपनी मुलाकातों से शुरका को आगाह किया और ज़राए का मजीद कहना है कि MQM पाकिस्तान ने PSB से बातचीत का मैंडेट गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को दे दिया है। PSP और MQM के इंतजाम से मुतालिक ज़्यादातर मामला तय पा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक PSP और डॉक्टर फारूक सत्तार की MQM पाकिस्तान में वापसी से मुतालिक राब्ता कमेटी के मजीद इजलास भी होंगे। इस हवाले से MQM के तर्जुमान ने बयान दिया है कि MQM पाकिस्तान के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो पार्टी के आइन, कानून और डिसिप्लिन की पाबंदी पर कारबंद रहे। ये अहम मुलाकात और इजलास कल रात हुआ था और फिर आज PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, जिसमें कराची में अमन व अमान के क़याम और मुल्क की मुआशी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। और सिर्फ यही नहीं, अब ज़राए से यह खबर भी सामने आई है कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी आज इस्लामाबाद से कराची वापसी के बाद कामरान टिसोरी MQM का पैगाम लेकर PSP के दफ्तर जाएंगे, जहाँ कामरान टिसोरी PSP के MQM पाकिस्तान में इंजमाम और राब्ता कमेटी से होने वाली अपनी बातचीत से मुस्तफ़ा कमाल और उनकी जमात को आगाह करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में अंदरूनी खाना क्या चल रहा है और 2023 के आम इंतखाबात से पहले कराची की सियासत में कौन सी बड़ी तब्दीली मुतवक्को है, बात करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हमारे साथ मौजूद है। कामरान टिसोरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। कामरान टिसोरी साहब, बाकी मामला तय पा चुके हैं, आपको मैंडेट दे दिया है MQM ने और आप आज ही जा रहे हैं PSP से मिलने, मुस्तफ़ा कमाल साहब से मिलने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शाजिब भाई, मैं तो बहैसियत गवर्नर सिंध
अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश कर सकता हूं, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता। और ये जो गुजारिश है ये इसलिए है कि मैं समझता हूं कि कराची जो सबका दोस्त है, और मुझे लग रहा है कि कराची का कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा मुझे। और अगर हम इसी तरह आपस में उलझते रहे और एक दूसरे को ठीक करने में वक्त जाया करते रहे तो ये शहर का नुकसान है। और मैं समझता हूं कि शहर और शहरियों के वसी तर मफाद में अब शायद ये जरूरी है कि हम सब मिलजुल कर तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस सूबे में और इस शहर में हैं, वो एक दूसरे के साथ इस बात पे कम से कम जरूर इत्तेफाक करें कि हमने इस शहर को बनाना है। हम इस शहर को हमेशा बातों की हद तक ये कहते हैं कि ये रोशनियों का शहर है, लेकिन ये मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। यहाँ लोग साफ पानी के लिए, बिजली और गैस के लिए तरस रहे हैं, और हम सियासी नाइत्तेफाकियों में रहकर उलझ कर अपना और अपने शहर के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं जो कोशिश कर रहा हूं तमाम सियासी जमातों के दरमियान, वो जोड़ने की कर रहा हूं, तोड़ने की नहीं कर रहा। और अगर कोई चीज जोड़ने के लिए की जाए और उसकी नीयत और इरादा ये हो कि हम कहां खड़े हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है। गवर्नर हाउस में चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो, चाहे फारूक सत्तार हो, या फिर MQM पाकिस्तान हो, उन सब के इजलास हो गए, उन सब की आपसे मुलाकातें भी हो गई। तो ये जो कोशिश है इसमें पेशरफ्त कितनी है? आप आज जा रहे हैं वाकई मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास, और ये हतमी होने जा रहा है कि PSP जम होने जा रही है MQM पाकिस्तान में? मैंने यही दरखास्त मुस्तफ़ा कमाल भाई के सामने रखी थी। वो आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे अपने पास आने की दावत दी थी, जो मैंने उसी वक्त कबूल कर ली थी। और मेरा मकसद फारूक सत्तार भाई से, मुस्तफ़ा कमाल भाई से और अपनी पार्टी जिसने मुझे नॉमिनेट किया गवर्नर सिंध, मैंने यही बात रखी थी कि हमें इस शहर को ठीक करना है, इसके लोगों के काम करवाने हैं, हमें लोगों के काम करने हैं। मतलब पेशरफ्त क्या है? जम होने जा रही है PSP, और फिर फारूक सत्तार साहब भी आ रहे हैं, और सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कर रहे होंगे। यहाँ तक पेशरफ्त हो गई है, बातें मान ली गई हैं? तयशुदा है। जो मैं आपको बता दूं कि MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और होंगे और रहेंगे। अब उसके नीचे हम किस तरीके से ये पार्टी सियासी जमा, देखें मैं एक और बात आपको वाजे करता चलूं कि मैं सियासत की हद तक तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इखलाक की हद तक मैं ये जरूर सारे लोगों पे जोर डाल सकता हूं कि अब एक दूसरे की तनकीद के बजाय एक कारकुन बन के इस शहर का कारकुन बने, इस शहर के लोगों को साथ मिला के इस शहर की खिदमत करने का जज्बा रखें। तो उस जज्बे का इजहार मुस्तफ़ा कमाल भाई ने भी किया, फारूक सत्तार भाई ने भी किया, और बाकी भी दोस्त कर रहे हैं। और इसी हद तक किया कि MQM पाकिस्तान मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, और इसी हद तक किया क्योंकि काम होगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया ना, आपने कहा कि MQM पाकिस्तान रहेगी, सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ही रहेंगे। तो इस बात पर इत्तफाक मुस्तफ़ा कमाल ने भी किया, क्या फारूक सत्तार साहब ने भी किया कि हाँ जी इसी तरह चलेगा मामला, और वो आ जाएंगे इस तरफ? जी, मेरी इस मामले पे जो भी बातचीत हुई, खालिद भाई के ऊपर सबका इत्तेफाक है, सब उनकी इज्जत करते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं। ना फारूक भाई को उन पे कोई एतराज मुझे नजर आया बातों में, ना मुझे मुस्तफ़ा कमाल भाई के अंदर नजर आया। उन्होंने भी उसी इज्जत एहतराम से खालिद भाई के लिए बात की जो फारूक सत्तार भाई ने की। तो मैं समझता हूं कि इन दोस्तों को अब एक दूसरे के साथ, देखिए गलतियां कोताहियां सभी से होती हैं, और इस शहर का नुकसान भी बहुत हो गया है, ये आप भी जानते हैं शाहजेब भाई, लोग किस हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब ये वक्त है कि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से, हमानगी से और एक मोहब्बत का रिश्ता कायम करें सबसे पहले। अच्छा, इस एक हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई बड़ी तेजी से हैं, आपकी सारी मुलाकातें भी, अब ये एक और जो मुलाकात आपकी होने जा रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब से, तो ये तेजी से हो जाएगा काम या इसमें वक्त लगेगा, या आपके ख्याल में तेजी से होने जा रहा है? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये सियासी तौर पर कितनी तेजी में करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं सिर्फ ये जरूर आपसे कह सकता हूं कि कोई भी चीज हो वो पायदार, देरपा और कराची के लोगों की मर्जी से होनी चाहिए। एक दूसरे को दिल से कबूल करना चाहिए अगर करना चाहते हैं। तो मैं तो सिर्फ, जैसे मैंने कहा ना, कि मैं दोस्तों को मजबूर नहीं कर सकता, उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि खुदारा अब जाती अना को मार दें, एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें, इस शहर कराची के लिए,
इनके बासियों के लिए, इन मजबूर लोगों के कामों के लिए। अच्छा, मगर तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर हो रहा है और इस तरीके से हो रहा है कि छतरी होगी अल्ताफ हुसैन की और ये सारे के सारे दर्रे मुत्तहिद हो जाएंगे। देखिए शाहजेह भाई, मैं इस वक्त अगर सियासी आदमी होता या अपनी जमात का डिप्टी कन्वीनियर होता तो मैं इसका जवाब आपको दे सकता था, लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे मनसब पर हूं कि मुझे सियासी जवाब नहीं देना, सिर्फ मैं इतना कहूंगा बहैसियत वफाक के नुमाइंदे के, मैं ये समझता हूं कि कोई भी शख्स वफाक के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ या सूबे के खिलाफ या शहर के खिलाफ बात करेगा तो मैं जरूर उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। ये किसी के एमा पर अगर होना होता तो बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका होता। आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि हमारे पास सब कुछ हमारे सामने है, हमारा किया हुआ भी और जो हम भुगत रहे हैं। अगर उसके बाद भी आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं किया की बात होगी। वो दोस्त है, मगर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपका इस्टेब्लिशमेंट से एक ताल्लुक रहा है, पाक सरजमीन पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक ताल्लुक रहा है, अल्ताफ हुसैन पर जो पाबंदियां हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा किरदार रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये सब हो रहा है या आगे चल के वाकई वो छतरी होगी अल्ताफ हुसैन साहब की, जिसमें अगर वो खुद एक्टिव नहीं होंगे तो कम से कम आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हाँ जी वोट मिले या इस किस्म का मामला हो, इस तरफ मामला जा रहा है? देखिए शाहजेह भाई, ये एक बात मैं बड़े वसूख से कह सकता हूं कि पिछले अदवार और पिछली रिजीम की एस्टैब्लिशमेंट का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है तो मैं समझता हूं कि इदारों की किसी किस्म की सियासी मदाखलत मुझे नजर नहीं आती। और यही वजह है, जैसे आपने कहा, और ये तासुर दिया जा रहा है कि गवर्नर हाउस सरगर्मी का जो है वो बना हुआ है मरकज, वरना ये मरकज तभी कहीं और बनता, इसलिए कि इसमें कोई किसी भी किस्म की इदारों की मदाखलत नहीं है। सभी अब खुद चाहते हैं और ये इनिशिएटिव मैंने ही लिया है। देखिए मैंने कहा ना, मतलब फिर अगर इनिशिएटिव आपका है और पीछे एस्टैब्लिशमेंट नहीं है तो मगर कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं कि उस इनिशिएटिव में क्या अल्ताफ हुसैन भी शामिल हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनके लिए भी मामला हो, इस इनिशिएटिव में शामिल हैं? देखिए मैंने तो आपको अभी कहा ना कि मैं एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कोई भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां मेरे मुल्क और मेरे इदारों या मेरे किसी भी ऐसे सिस्टम के खिलाफ बात की जाए जहां मैं ये समझता हूं कि वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से मुझे खड़ा होना पड़ेगा। और हम ये मान लें कि हमारा बड़ा नुकसान हो गया है, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए हुए, आज भी हम बुनियादी सहूलतों के लिए, बिजली गैस पानी के लिए रात भर जागते हैं। तो ऐसा वो एक तो पूरे मुल्क का भी हाल है, मगर जब आप कराची की बात करते हैं तो कराची में जो MQM का नुकसान हुआ है वो वोट बैंक की सूरत में हुआ है और वो वोट बैंक चला गया है तहरीक इंसाफ को। अब मसला ये, अगर आप इन दो धड़ों को मिला भी दें या तीनों को भी मिला दें तो भी हालिया इलेक्शन में इन तीनों के मिला के भी वोट तहरीक इंसाफ के आसपास नहीं आते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या कोई अल्ताफ हुसैन भी आपकी इनिशिएटिव में मुस्तकबिल में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको मिला के भी जो सियासी ऑब्जेक्टिव है वो नहीं हासिल होगा आपको। TI का जमाना चला गया, मेरी बात समझिएगा। देखें मेरी बात समझिए, इमरान खान साहब ने भी, खैर ये सियासी बात हो जाएगी, लेकिन आपके सामने हालिया बाई इलेक्शन है कराची का, उनको भी 10% से ज्यादा वोट नहीं पड़े। कराची नाराज है, वोट नहीं दे रहा सिर्फ इसलिए कि कराची के काम नहीं हो रहे। कराची के काम होंगे, कराची भरपूर वोट देगा, जो काम करेगा कराची उसको वोट देगा। मगर इसमें मैं नहीं समझता कि किसी एक पार्टी को वोट मिलेगा, काम जो पार्टी करेगी उसको वोट मिलेगा और मिलेगा इंशाल्लाह ताला। मगर जरा काम की उम्मीद पर वोट मिलेगा ना, कि कौन काम करेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बड़ा कम वोट पड़ा, मगर उस कम वोट में भी अगर हम मिला लें MQM, फारूक सत्तार साहब और PSP का वोट, वो कम वोट भी इनके कंबाइंड वोट से ज्यादा था। तो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे इनको मिला के, जो आप कह रहे हैं कि वो मुझे पूरे पाकिस्तान का नहीं पता, लेकिन सिंध में खास तौर पे PTI को रिजेक्ट किया गया है। 2013 में जो मैंडेट उनको दिलाया गया था उसका उन्होंने खुद ही हशर नशर कर दिया है। कराची में कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। कोई एक ऐसा मंसूबा PTI का बता दें जो 3.5 साल में कराची में हुआ हो। 3 दफा तो इमरान खान साहब आए सिर्फ कराची, और उनके लोग बेचारे खुद उनका इंतजार करते रहे। आज वो तितर बितर हैं उनके लोग, वो खुद कहते हैं कि हमने 3.5 साल कराची का कोई काम नहीं किया। साहब तो फिर अगले का काम तो नहीं हुआ ना। तो फिर आप ये कह रहे हैं काम अगर किसी ने किया है या कोई कर रहा है तो वो आपको भी पता है कौन है। और आज
मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरीके से इस वक्त कराची के अंदर काम हो रहा है, जो नजर आ रहा है लोगों को, अगर आप भी देखें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि क्लीन और ग्रीन कराची नजर आएगा आपको। मुझे इस वक्त नहीं नजर आ रहा है, होते हुए नजर आएंगे। आप कह रहे लोगों को नजर आ रहा है, मैं कराची में रहता हूं, मुझे नहीं नजर आ रहा है, कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा है। कराची का बहुत बुरा हाल है। जरा प्यार की मोहब्बत रखें, शफकत रखें शहर कराची पे। इसको आपकी मोहब्बत की जरूरत है, आपके प्यार की जरूरत है। जब आप प्यार की निगाह से देखेंगे तो आपको जरूर सब कुछ होता नजर आएगा। मैं डिसोजा साहब प्यार की निगाह से देख भी लूं तो भी गुस्सा आ जाता है देख के कि कुछ नहीं हो रहा है। कराची से तो प्यार है ही। छोड़ दें, अब आप प्यार करें थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया। कामरान डिसोजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। मईशत के हवाले से और खतरनाक खबरें आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इस वक्त तकरीबन तमाम मुआशी तज्ज़ियाकारों की राय है कि पाकिस्तान के पास दो ही ऑप्शन बचे हैं कि या तो IMF की शराइत मानकर आगे बढ़े, वरना आने वाले दिनों में अपने कर्जों की अदायगी में डिफ़ॉल्ट करे। और आज जारी होने वाले अदाद-ओ-शुमार ने खतरा मजीद बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी नीचे आ गए हैं। एक हफ्ते में इन ज़खायर में मजीद $29 करोड़ की कमी आई है और ये $5.8 अरब की सतह पर आ गए हैं। ये 2014 के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर की कम तरीन सतह है, जो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, क्योंकि अगले हफ्ते पाकिस्तान को दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स को $1 अरब की अदायगी करनी है। और अगर पाकिस्तान को मजीद कर्जे ना मिले तो ज़र मुबादला के ज़खायर $5 अरब से भी नीचे चले जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान को अगले 3 माह में $8.3 अरब की बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है या उन्हें रोल ओवर कराना है। आज द न्यूज़ में मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इन $8.3 अरब में से $2 अरब मुत्तहदा अरब अमारात से रोल ओवर कराना है। चीन के बैंक्स के $70 करोड़ की अदायगी भी इन्हीं 3 माह में करनी है और हुकूमत को उम्मीद है कि ये भी रोल ओवर हो जाएगा, मगर रोल ओवर से पहले इसकी अदायगी करना होगी। पाकिस्तान को अपने कर्जों पर $5 अरब की प्रिंसिपल रकम और $42 करोड़ का सूद अदा करना है। जबकि शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को अगले हफ्ते $1 अरब का दुबई के 2 कमर्शियल बैंक्स का कर्जा अदा करना है, जो 1 साल के लिए लिया गया था और हुकूमत को उम्मीद थी कि इसमें तौसी हो जाएगी, मगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स गिरने और डिफॉल्ट का खतरा बढ़ने की वजह से इन कमर्शियल बैंक्स ने कर्जों की अदायगी में तौसी देने से इनकार कर दिया है। खबर के मुताबिक हुकूमत तवक्को कर रही थी कि वो मजीद $1.5 अरब के कमर्शियल कर्जे हासिल कर लेगी, मगर वो IMF प्रोग्राम की बहाली के बगैर मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉरेन कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान से 10% से भी ऊपर की शरह सूद का मुतालबा कर रहे हैं, जो हुकूमत सियासी तौर पर भी अफोर्ड नहीं कर सकती। जो कर्जे पाकिस्तान अगले हफ्ते अदा करेगा उनकी शरह सूद लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 2.2% थी, जो आज के रेट पर 6% बनती है, मगर कमर्शियल बैंक्स आइंदा के लिए इससे भी दुगना रेट मांग रहे हैं। वजारत खजाना को उम्मीद है कि बैनुल-अक़वामी इदारों से इस माली साल में $11 अरब मिल जाएंगे, मगर वो भी IMF प्रोग्राम के बगैर मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। खबर के मुताबिक अभी तक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तो पाकिस्तान की बड़ी इमदाद की है, मगर वर्ल्ड बैंक IMF की बहाली की तरफ देख रहा है। यानी मुल्क की मईशत की बका और इस्तेहकाम दोनों ही IMF प्रोग्राम की बहाली से मुंसलिक हैं और हुकूमत वक्त ज़ाया कर रही है और गैर यकीनी अदम इस्तेहकाम और सट्टेबाजी को हवा दे रही है। इस वक्त मुल्क में डॉलर और सोना दोनों तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। डॉलर ओपन मार्केट में 258 रुपये का है, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है और मुल्क में 1,82,600 रुपये फी तोला पर दस्तियाब है, जो बैनुल-अक़वामी कीमतों के तनासुब से बहुत ज़्यादा है। मुल्क में सर्दियों में गैस का बहरान तो होता ही था, अब बिजली का बहरान भी पैदा हो गया है। घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। शहबाज राना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, बहुत शुक्रिया। शहबाज, आप के बहुत सारी स्टोरीज आई हैं जिसमें IMF की अहमियत के हवाले से बात हो रही है, इस वक्त कितनी खतरनाक सूरत हाल इस पर बात हो रही है। आपने बताया $1 अरब तो अब अगले हफ्ते अदा करने हैं, यानी $5 अरब से भी मुमकिन तौर पर ज़र मुबादला के ज़खायर आ सकते हैं। क्या रोके हुए है हुकूमत को? कोई पेशरफ्त हो रही है, नहीं हो रही है IMF के साथ मामला आगे बढ़ाने की? जो इस वक्त एक बुनियादी फ़र्क आ गया वो सोच का आ गया है। जो हुकूमत की और जो वज़ारत ख़जाना की सोच है वो थोड़ी सी डिफरेंट है उस सोच से जो इस वक्त IMF की। IMF इस वक्त चाह रहा है कि आप बिल्कुल एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की तरफ चले जाएं। हुकूमत कह रही है कि हम फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू था जो एक पिछली मीटिंग हुई थी वज़ारत ख़जाना में इसहाक़ डार साहब की और IMF के जो मिशन चीफ थे नेथन पोर्टर, तो वहाँ पे इनका ब्रेक हुआ था। दूसरा जो इशू है आउटस्टैंडिंग वो पावर सेक्टर का है कि जो एक एनुअल सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान हमने वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ तय किया था, उससे भी जो 5 माह के अंदर डेविएशन है वो तकरीबन
510 अरब रुपए के करीब है। मतलब इसका ये कि कोई 125 अरब रुपया माहाना हम एडिशनल ऐड कर रहे हैं सर्कुलर डेट के प्लान से हटकर। प्लान तो अपनी जगह पे था। तो ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स। और तीसरा फिर उसके बाद आ जाता है कि आपका जो बजट है वो कहाँ पे खड़ा है, FBR के रेवेन्यूज़ कहाँ पे खड़े हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, अब इनको आपने गैप्स को पूरा कैसे करना है। IMF इस वक्त आपके साथ जो डील कर रहा है वो बाय बुक्स आपके साथ डील कर रहा है कि आपने जो प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स आपके साथ तय हुए थे पाकिस्तान के साथ, आपने उन प्रिंसिपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देनी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। अब उसकी वजह से ये जो IMF की टीम पाकिस्तान से डील कर रही है ये एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में डील कर रही है। दूसरी तरफ हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं इसको डील करने की, तो ये बात आगे बढ़ नहीं रही। अब कहा यह जा रहा है कि 9 जनवरी को जो जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस होगी उसकी साइड लाइन के ऊपर IMF से मुलाकात हो जाएगी, तो वहाँ से बात आगे चलेगी। लेकिन उसमें भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा होप नज़र नहीं आ रही। ये तो एक इसका इकोनॉमिक फैक्टर है। पॉलिटिकली अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हमें वरी कर रही है कि जैसा आपने बोला कि रिजर्व्स 5.8 अरब डॉलर के ऊपर आ गए, और ये नंबर जो है ये 23 दिसंबर का है। एक हफ्ते में भी कुछ कमी हुई होगी थोड़ी बहुत, जिस स्पीड से आपके रिजर्व्स गिरे, क्योंकि नया पैसा तो आ नहीं रहा। तो हुकूमत क्यों वो एक इनएक्शन की बिल्कुल मोड में है, क्यों आगे काम नहीं हो रहा, जब सब लोग ये बात कर रहे हैं कि आपके पास इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अलावा कोई और चारा नहीं है। तो क्यों वजारत ख़जाना खामोश बैठी हुई है, क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश बैठे हो, क्यों ये बात कह रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं था अना का मसला है, वो इतने की शीता हो अना का मसला है, या इस वक्त हुकूमत हिम्मत नहीं कर पा रही है इन फैसलों की? क्योंकि दोनों सूरतों में कोई ऐसा तो है नहीं कि अगर IMF की कंडीशंस नहीं मानेंगे तो फिर कुछ अच्छा हो जाएगा। डिफॉल्ट कर गए तो ना रुपया रुकना है, ना महंगाई रुकनी है, ना कुछ और होना है। तो ये क्या वजह है, क्या रोके हुए हुकूमत को? देखिए, इस वक्त जो मैंने गालबन आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम भी कहा था कि 2 कश्तियों की सवार है हुकूमत के। चीन से हमने रोल ओवर्स की रिक्वेस्ट की है, वो पैसा आ जाएगा। सऊदी अरब से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और याद रहे कि वज़ीर ख़जाना साहब ने ये जो रिक्वेस्ट सऊदी अरब को की थी कुछ 2 माह पहले की थी, और उसके बाद दोबारा मुलाकात हुई, उसमें दोबारा उसको रीट्रेट किया गया। जब उनकी सऊदी एम्बेसडर के साथ मुलाकात हुई तो उसमें भी ये बात दोबारा दोहराई गई। तो इनको कुछ ऐसी होप है इकोनॉमिकली स्पीकिंग कि जी अगर IMF में डिले होता है तो हमें कुछ सऊदी अरब से और कुछ चीन से कुछ हमें पैसा मिल जाएगा, तो शायद हम ये अफोर्ड कर सकते हैं IMF को थोड़ा सा डिले करना, और फिर हम उनको अपनी टर्म्स के ऊपर डील करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये सबसे फंडामेंटल मिस्टेक हुकूमत इस वक्त कर रही है। आप कभी भी इन हालात के अंदर, जब आपके पास 5.8 अरब डॉलर का ग्रॉस रिजर्व्स हो और नेगेटिव आपको 13-14 अरब डॉलर शायद आप खड़े हों अगर आप नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स की डेफिनेशन लेते हैं तो इन हालात के अंदर अगर आप मैं अज्यूम कर रहा हूँ शाहजेब साहब कि सऊदी अरब सुबह आपको $3 बिलियन दे देता है, फिर क्या होगा? आज जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, फिर हम मार्च में भी वो ख़त्म हो जाएगा। ऑन एन एवरेज $1 अरब पर मंथ हम जो रिजर्व्स को डिक्लाइन करवा रहे हैं, वो डिपेंड करता है, कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। तो अगर IMF को पता है कि इनको अगर सऊदी अरब मदद दे भी देगा तो मार्च में फिर ये हमारे पास वापस आएंगे, तो फिर अना किस चीज़ की है? फिर ये कैसी स्ट्रेटजी है कि जी हम अपनी टर्म्स के ऊपर उनके साथ डील करेंगे? हुकूमत के पास एक ही रास्ता है, बैक टू द IMF विद द हम्बल एंड सॉफ्ट अप्रोच। अगर ये कोई किसी किस्म की कोई चाहेंगे आंखें दिखा के डील करना, तो वो टाइम अब गुजर चुका है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।